हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 की बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए पूरी बुक का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो आपके इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो 4 मार्च 2024 की बोर्ड एग्जाम में 100% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो शिक्षा शास्त्र के जितने भी विद्यार्थी हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रिपीटेड है, यानी हर साल पूछे गए, यानी पिछले साल भी पूछे गए थे और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका पूछा गया है, ये देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, ये देखिए, नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार को व्यक्त कीजिए। यानी हमारे विचारों के बारे में, आप लोगों के विचार के बारे में पूछा गया है कि नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक क्यों है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए, उत्तर के साथ में बात करेंगे। थोड़ा आपको एक प्रकार से जो इसका आंसर है थोड़ा एक प्रकार से महीन दिख रहा होगा, कहने का तात्पर्य है छोटा दिख रहा होगा। तो देखिए पारस्परिक, यहाँ पर देखिए क्या है, पारस्परिक रूप से हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है तथा समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त रहे, महिलाओं को कम स्वतंत्रता प्राप्ति थी तथा उन्हें समाज में अबला ही माना जाता था। परंतु अब स्थिति एवं सोच परिवर्तित हो चुकी है। अब ये माना जाने लगा है, यानी एक प्रकार से माना जाने लगा है कि समाज एवं देश की प्रगति के लिए समाज में महिलाओं को भी सम्मान या समान अधिकार, अवसर एवं सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए हर ओर नारी सशक्तिकरण की बात कही जा रही है। नारी सशक्तिकरण की अवधारणा को स्वीकार कर लेने पर यह भी अनुभव किया गया है कि नारी सशक्तिकरण के लिए क्या है, शिक्षा आवश्यक है। यानी अपने अधिकारों के प्रति, यानी जो महिलाएं हैं वो अपनी अधिकारों के प्रति सजग हो चुके, पुरुषों के बराबर वो भी एक प्रकार से सामान्य अधिकार है, सामान्य शिक्षा दिया चाहिए और समाज में उनको उतना ही एक प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए जो कि मिलना चाहिए एक जो पुरुष को मिलता है। सेम प्रकार से कि जो नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो आप इसका आंसर अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। आप हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण कैसे है। यानी एक बार आपने पढ़ लिया, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, तो मान लीजिए कि किताब भाषा में आप नहीं लिख पा रहे हैं, फिर भी आप इसका आंसर अपने शब्दों में दे सकते हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को आराम से प्यार से रोक कर समझ सकते हैं और लिख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। आपके क्वेश्चन बैंक और जो बुक है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन का, यानी प्रश्न का उत्तर जो है बहुत बड़े बड़े में दिया हुआ है। हमें तो उतना लिखने की आवश्यकता है नहीं, हमें जितना पूछा गया है, जितने वर्ड में पूछा गया है, जितने शब्दों में पूछा गया है, उतना ही लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताइए। जो इसका मुख्य उद्देश्य है हमें इसके बारे में बताना है। तो उत्तर के साथ में देखिए, सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए निम्न वर्णित आ गया है, निम्न वर्णित भी निम्नलिखित, निम्नवत, और उसके बाद में क्या है, कुछ इस प्रकार से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप डायरेक्ट ही लिखना, यानी लिखते चली जाइएगा। शुरुआत में आप क्या कीजिए, जब ये ऐसे प्रश्न आपका पूछ लिया है, उद्देश्य, विशेषताएं या इसके 5 प्रकार बताइए, तब आपको ये वाला जो पॉइंट है ये लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एग्जामिनर यही सारे पॉइंट आपके देखता है कि कैसे आप लोग इसका आंसर प्रेजेंट करते हैं। उत्तर देखिए, यहाँ पर देखिए इसके जो निम्नलिखित वर्णित है। सामाजिक शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में समुचित आत्मविश्वास को विकसित करना है। सामाजिक शिक्षा स्त्री एवं पुरुषों की समुचित आत्मविश्वास को क्या है, विकसित करना है। दूसरा है, सामाजिक शिक्षा का एक उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित है। सामाजिक शिक्षा के माध्यम स्वास्थ्य के नियमों, रोगों से बचाव तथा आहार आदि के विषय में उपयोगी ज्ञान प्रदान करने, प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के प्रति जागरूक बनाया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए तीसरा भी पॉइंट है इसमें, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक शिक्षा एक उद्देश्य मानसिक विकास से भी संबंध है। इस शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से प्रौढ़ स्त्री पुरुषों के मानसिक विकास के स्तर को उन्नत किया जाता है। चौथा है, सामाजिक शिक्षा का एक उद्देश्य प्रौढ़ स्त्री पुरुषों के सांस्कृतिक विकास को सुचारू तथा उन्नत बनाना भी है। यहाँ पर देखिए तथा होना चाहिए, तथा क्या है, उन्नत बनाना है।
5वां है सामाजिक शिक्षा का एक उद्देश्य पूर्ण स्त्री पुरुषों में सामाजिक कुशलता को विकसित करने या करना भी यही है, यानी विकसित करना भी सामाजिक स्त्री पुरुषों की सुरक्षा या एक प्रकार से शिक्षा है। तो ये जो हमारा पूछा गया था कि सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताइए, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, लेकिन अंतर नहीं पूछा जाएगा तो उद्देश्य के बारे में भी आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा। तो जो दूसरा प्रश्न था इसका भी आंसर हमने बता दिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर भी आराम से पढ़ सकते हैं, समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये चाहे आपका भूगोल में पूछा जाए, देखिए भूगोल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जियोग्राफी में। दूसरा आपका किस में पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र में कम ही पूछा जाता है, आपका नागरिक शास्त्र में भी पूछा जाता है, समाज शास्त्र में भी पूछा जाता है और शिक्षा शास्त्र में भी पूछा गया है। और इस बार यानी जो आपकी शिक्षा शास्त्र में 2024 का जो सिलेबस आया है उसके हिसाब से 26 चैप्टर है, यानी 26 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 26 चैप्टर को पढ़ना एक प्रकार से मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। हमने इसका टॉपिक वाला भी वीडियो बना दिया है, आपने नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, जिसमें उसमें क्या है 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बस आप उतना तैयार कर लेंगे कि क्या है 95 या 94 टॉपिक है शिक्षा शास्त्र का, जो कि इस बार हमने बनाया है। जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा और उसके सारे प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि शिक्षा शास्त्र में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और 95 आप जरूर लेकर आएंगे उस सब्जेक्ट में, शिक्षा शास्त्र में। समझ में आ गया, तो जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जनसंख्या भारत में वृद्धि के क्या कारण है, देखिए उत्तर देखिए, जनसंख्या विस्फोट से आशय या ये जनसंख्या वृद्धि भी पूछा गया है। देखिए अब मैं अथवा लगकर काफ़ी बार आपको प्रश्न बताया हूँ, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जनसंख्या का अर्थ परिभाषा, जनसंख्या के बारे में क्या अभिप्राय है, 2011 की जनगणना कैसे हुई। तो ये सारे जो प्रश्न है आपका इसी से है, इसी से रिलेटेड है, यानी घुमा फिरा दिया गया है, अथवा लगकर प्रश्न पूछा गया है। लेकिन घबराना नहीं है, इसका आंसर यही होगा, चाहे जो भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाए। उत्तर है जनसंख्या विस्फोट से आशय जनसंख्या की वृद्धि के दर या क्या है दर का अत्यधिक होना, हमारे देश में होने वाली जनसंख्या की वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट की श्रेणी में है रखा जाएगा। इसका प्रमाण यह है कि 1951 ईस्वी की जनगणना में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो कि 2011 की ईस्वी में 2011 की जो जनगणना हुई थी, जनगणना के अनुसार 121.5 करोड़ हो गई थी। यानी जब आपका पूछा गया था, प्रश्न पूछा जाए कि 2011 में जो जनगणना हुई थी इसमें जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी, ये आप याद रखिएगा। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 141 करोड़ या 42 करोड़ अप्रॉक्स जनसंख्या होगी, यानी बढ़ते रहते हैं, घटते तो है नहीं, बढ़ेंगे ही। तो करोड़ थी। इन कारणों से स्पष्ट है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है। भारत में दूसरा नंबर पर आता है भैया जनसंख्या, भारत की बात की जाए, पहले पर चीन आता है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया तीसरे पर था लेकिन पिछड़ गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका आ चुका है। तो देखिए बहुत दर अधिक है भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए। विभिन्न कारक क्या है जिम्मेदार है। सर्वप्रथम हमारे देश में जनसंख्या, यहाँ पर देखिए जन्म दर, सर्वप्रथम हमारे देश में जन्म दर बहुत अधिक है। इसका एक मुख्य कारण अशिक्षा यानी अशिक्षा तथा यौन शिक्षा की जानकारी का अभाव है। हमारे देश में छोटी आयु में विवाह का प्रचलन है, इससे स्त्रियों का प्रजनन काल काफ़ी लंबा होता है अतः अधिक संतानों उत्पन्न होने के लिए क्या है गुजारिश रहती है। इसके साथ ही गर्म जलवायु भी प्रजनन शक्ति की वृद्धि में सहायक होती है। हमारे समाज में बेटे को जन्म देना प्रायः अनिवार्य माना जाता है। तो एक प्रकार से बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे पहले जो जनसंख्या से रिलेटेड है, लड़कों को मतलब लड़का ना होना, तो स्त्रियों को ज़्यादा जनसंख्या के मामले में तो स्त्रियों से एक प्रकार से जनसंख्या का ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कंपेयर टू पुरुषों को, यानी जो बालक हैं बालकों को ज़्यादा प्रियोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू लड़कियों की ज़रूरत में। यानी एक प्रकार से जो गर्ल है बॉयज़ के कंपैरिजन में उनको क्या है डिसएडवांटेज है, जो कि पुरुषों के मतलब उसको लड़कों के मामले में बात की जाए, आप समझ सकते हैं ना। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है इसके बारे में हमने आंसर बता दिया है, तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए
चौथा प्रश्न पूछा गया क्या है कि अधिगम, यहाँ पर देखिए, अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं इसके बारे में इसका वर्णन करना है। उत्तर देखिए, अधिगम और परिवक्तता में घनिष्ठ संबंध है। अधिगम और परिवक्तता में घनिष्ठ संबंध है। अधिगम के लिए समुचित परिवक्तता अनिवार्य शर्त है। परिवक्तता की प्रक्रिया अधिगम से पूर्व की स्थिति है तथा ये सीखने का आधार है। परिवक्तता के अभाव में किसी क्रिया का सीखना न केवल दुष्कर अपितु असंभव है। दुष्कर अतु क्या है, दुष्कर अतु अभितु, यहाँ पर देखिए अपितु असंभव है। ये अधिगम से आप क्या समझते हैं इसके बारे में। अधिगम की सीखने की विशेषताएं, यानी यहाँ पर जो पूछा गया था इसकी विशेषताएं के बारे में बता देते हैं। अधिगम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है सीखना परिवर्तन है। सीखने या अधिगम की मुख्य विशेषता यह है कि इसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरा है अधिगम खोज करना है। अधिगम एक प्रकार की खोज करना है। आज मानव ने जो प्रगति की है उसका मूल आधार एक प्रकार का सीखना है, यानी सीख कर ही सारी चीज़ें वो कार्य करता है। सीखना आप समझते हैं, बालक यानी बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेना पहले वो भैया स्कूल में जाता है तो वहाँ से तो सीखता नहीं, सबसे पहले वो अपनी परिवार से सीखता है, तो उसी को हम सीखना कहते हैं। दूसरा है जीवन प्रयत्न चलता है। अधिगम की एक विशेषता यह है कि ये प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। समझ में आ गया। उसके बाद में चौथा है चक्रीय प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए सक्रिय, यहाँ पर चक्रीय नहीं सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रियता के अभाव में सीखने की प्रक्रिया यहाँ पर देखिए सीखने की प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। ये चौथा हो गया। पांचवा है अधिगम विकास। अधिगम विकास है, यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया है। अधिगम विकास, अधिगम एक विकास है जिनका कभी अंत नहीं होता है। प्रत्येक पल व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप उसका मानसिक विकास होता है, यानी एक प्रकार से दिमाग का वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न था इसका भी हमने आंसर दे दिया है। देखिए थोड़ा लंबा भी लग रहा होगा, तो ये 6 नंबर का प्रश्न है, यानी 6 नंबर का एक प्रश्न है लघु उत्तरीय का। काफ़ी स्टूडेंट का इस वीडियो के लिए डिमांड आ रहा था, तो मैंने सोचा इस वीडियो के लिए मैं बना ही देता हूँ, यानी एक वीडियो आप लोगों के लिए इस पर बना ही देता हूँ। हालांकि शिक्षा शास्त्र के हमारी उतनी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से मैं कराऊंगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आप ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न, यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है, जन्मजात रुचि अर्जित रुचि में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो जन्मजात रुचि है और अर्जित रुचि है इसमें हमें क्या अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर देखिए, सबसे पहला हमारा है जन्मजात रुचि। सबसे पहला क्या है, जन्मजात रुचि। इसको देखिए क्या है, जन्मजात रुचि यानी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है और मनुष्य के स्वभाव तथा प्रकृति में निहित होती है। चिड़िया, यहाँ पर देखिए प्रकृति की निहित होती है। चिड़िया दाना खाने, गाय तथा गैस हरा चारा खाने तथा हिंसक पशु मांस खाने में रुचि रखते हैं। ये जन्मजात क्रियाओं के कारण है। समझ में आ गया, ये जन्मजात क्रियाओं के कारण है। दूसरा है अर्जित। अर्जित रुचि क्या है, देखिए अर्जित करने का अर्थ है कि उपार्जित करना। अर्जित करने का अर्थ है कि उपार्जित करना, ब्रैकेट में देखिए अर्थात कमाना। अर्जित रुचियों की व्यक्ति अपने वातावरण से अर्जित करता है, अतः भावनाओं तथा आदतों में परिवर्तन के साथ ही इनमें परिवर्तन आता रहता है, यानी परिवर्तन के साथ ही इसमें क्या है, परिवर्तन आता रहता है। अपने हित या लाभ की परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की रुचियां बढ़ जाती है। किसी वस्तु या प्राणी के प्रति आकर्षण के कारण उसके प्रति हमारी रुचि पैदा हो जाती है। एक फोटोग्राफर को अच्छे कैमरे में रुचि होती है तथा बच्चों की रुचि नए नए खिलौनों में होती है। यानी एक प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने बता दिया कि जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि में क्या फ़र्क है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें डिफरेंस पूछा जाएगा आपका कि जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि किसे कहते हैं, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं।
वीडियो को रोक कर भी इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जो पांचवा प्रश्न है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि में क्या डिफरेंस है। समझ में आ गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को क्या है देख कर टिक लगा लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चुनिंदा प्रश्न है, रिपीटेड है, बार बार पूछे भी जाते हैं। समझ में आ गया? तो पांचवा प्रश्न भी हमने बता दिया है। प्रश्न देखिए क्या है हमारा 6 नंबर। ये देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पुरस्कार देने के मुख्य लाभों का उल्लेख कीजिए। यानी एक बालक को पुरस्कार देने का लाभ, जो मुख्य लाभ है, इससे क्या उल्लेख है इसका हमें बताइए। लाभ के बारे में बताना है, ना कि हानि के बारे में। लाभ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, पुरस्कार देने में निम्नलिखित लाभ होते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से आपको बताना है। सबसे पहला देखिए, पुरस्कार बालकों को प्रेरित करते हैं तथा आगे बढ़ने के लिए क्या है प्रोत्साहित करते हैं। पुरस्कार समझ में आ गया। दूसरा देखिए, पुरस्कार सुखदायक होते हैं अतः वे बालक में कार्य के लिए प्रति तथा उत्साह उत्पन्न करते हैं। यानी मान लीजिए कि आपको एक प्रकार से क्या है ट्रेनिंग दिया गया है। मान लीजिए जो अभी नीरज चोपड़ा जी हैं ओलंपिक में, जो कि भाला में एक प्रकार से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और गोल्ड मेडल लेकर आए भारत में, तो उत्साह बढ़ता है। पुरस्कार उसको मिलता, पुरस्कार मिला है उनको, क्या कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्ड मेडल। तो उनको एक प्रकार से क्या है कार्य करने का प्रति क्या उत्साह बढ़ रहा है, और भी वो क्या इंटरनेशनल लेवल में जाकर वो क्या है गोल्ड लाते रहे हैं, यानी एक प्रकार से गोल्ड मेडल लाते हैं, तो उनका उत्साह बढ़ रहा है। तो उसी को हम क्या है सुखदायक होते हैं तथा बालक के कार्य के लिए, यानी कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं। तीसरा है, पुरस्कार व्यक्ति के आत्मसम्मान में वृद्धि करते हैं। यानी क्या है एक प्रकार से आत्मसम्मान बढ़ाता है, एक प्रकार से नाम बनाता है देश दुनिया में। तो पुरस्कार व्यक्ति के आत्मसम्मान की वृद्धि करते हैं तथा उसके अहम की संतुष्टि करते हैं। इसके साथ ही वे उसमें उच्च अनुशासन का भाव करते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है, टॉपर है, पढ़ने में एक प्रकार से अच्छे में पढ़ने में है, और उसको क्या है कोई एक स्कूल के द्वारा, टीचर के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, प्रोत्साहित किया जाता है, ताली बजवाया जाता है, और इस पर भी मतलब काफ़ी उसको एक प्रकार से कहा जाता है ना कि काफ़ी मतलब उसको उत्साहित किया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये सबसे ज़्यादा है पुरस्कार देने के लाभ। तो 3 कारण ये हैं, उसके बाद में और देख लीजिए, यानी 4-5 लिख देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट लघुत्तरी में। देखिए, पुरस्कार अच्छे कार्यों को उल्लास से प्रतिबंधित कर देते हैं और इस प्रकार उनकी आवृत्ति अधिक होने लगती है। 5वां है, पुरस्कार बालकों की, यहाँ पर देखिए बालक होना चाहिए, बालकों की आकांक्षा के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। इसके फलस्वरूप बालक अपने सदैव अच्छा, यानी सदैव अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, यानी अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए एक प्रकार से तत्पर रहते हैं। 6 है, पुरस्कार से प्रेरित होकर बालक आत्मनिर्देशित होता है तथा उसमें विचारों की सक्रियता और गतिशीलता उत्पन्न होती है। विचारों की सक्रियता तथा गतिशीलता उत्पन्न होती है। 7वां है, आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ से युक्त पुरस्कार छात्रों को आर्थिक दृष्टि से भी लाभ पहुंचाता है। आर्थिक दृष्टि से भी क्या है लाभ पहुंचाता है। तो ये जो 6 नंबर प्रश्न था कि पुरस्कार देने के मुख्य लाभों को बताइए, तो ये कुछ इस प्रकार से लाभ हैं जो कि हमने बता दिए हैं, आप लोगों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि 2 प्रमुख लक्षणों का संक्षेप में विवरण दीजिए जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जो अमुक व्यक्ति है ये मानसिक रूप से क्या है अस्वस्थ है। तो उत्तर में देखिए, कुछ हम उत्तर के साथ में बात करेंगे, फालतू चीज़ें नहीं बताएंगे। देखिए, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की पहचान अनेक लक्षणों के आधार पर ही की जा सकती है, परंतु मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के प्रमुख 2 लक्षण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो लक्षण है, देखिए सबसे पहला जो लक्षण है वो साधारण समायोजन। देखिए साधारण समायोजन संबंधी दोष। साधारण समायोजन संबंधी दोष के लक्षण प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। इसे मानसिक अस्वस्थता का एक सामान्य रूप कहा जा सकता है। प्रायः देखने में आता है कि कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न होने के कारण अपने कार्य की यहाँ पर देखिए अपने कार्य की संपन्नता में असफल रहने वाला व्यक्ति अति संवेदनशील, हठी, चिड़चिड़ा या आक्रामक हो जाता है। ये मानसिक अस्वस्थता की शुरुआत है। दूसरा जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा है मनोरूढ़ता। मनोरूढ़ता सामान्य जीवन वाले कुछ व्यक्तियों में भी मानसिक अस्वस्थता के संकेत दिखाई पड़ते हैं। लिखने, पढ़ने, बोलने या अन्य क्रियाकलापों में प्रायः लोगों से भूल होना स्वाभाविक ही है। इसे मानसिक अस्वस्थता का नाम नहीं दिया जा सकता। इसे क्या है जो मानसिक अस्वस्थता का नाम
नहीं दिया जा सकता। तो यानी ये जो प्रश्न हमारा पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि 2 प्रमुख लक्षणों का संक्षेप में विवरण दीजिए जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। समझ में आ गया? तो देख सकते हैं वीडियो को रोक कर भी आराम से, और इसमें बताए गए एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सारी को तैयार कर लीजिएगा। हालाँकि पूरे बुक का मैं कंप्लीटली मैं नहीं लेकर आ पाया हूँ, लेकिन मैं पूरे बुक का एक प्रकार से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक में इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की ज़रूर कोशिश किया हूँ, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। और मैं क्वेश्चन बताता हूँ, सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहते हैं और इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। आपने क्वेश्चन बैंक लिया है तो नहीं लिया है तो आप बुक में भी तैयारी कर सकते हैं, और जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए 8वां प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा में वृद्धि परीक्षणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। शिक्षा में वृद्धि परीक्षणों की उपयोगिता में प्रकाश डालना है। उत्तर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता एवं महत्व का सामान्य विवरण निम्न वर्णित है, यानी निम्नलिखित है या निम्न वर्णित है। देखिए, सबसे पहला है, बालकों को शैक्षिक निर्देश प्रदान करने में वृद्धि परीक्षणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही उक्त शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। उक्त शैक्षिक जो निर्देशन है ये प्रदान किया जा सकता है। सबसे पहला ये पॉइंट हो गया। देखिए, पॉइंट के हिसाब से समझाना ज़्यादा ईजी होता है, एग्जामिनर भी उसी को प्रेफर करता है। दूसरा है, युवकों में उक्त व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में वृद्धि परीक्षण ही सहायक होती है। बुद्धि परीक्षण ही क्या है, सहायक होती है। तीसरा है, बुद्धि परीक्षणों के आधार पर छात्रों का उचित वर्गीकरण किया जा सकता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का उत्तम बनाया जा सकता है। जो शिक्षण प्रक्रिया है इसको उत्तम बनाया जा सकता है। उसके बाद में देखिए चौथा है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोध कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में वृद्धि, यहाँ पर देखिए बुद्धि परीक्षण सहायक होते हैं। पांचवा है, विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों में भी बौद्धिक परीक्षण सहायक होते हैं। तो ये जो प्रश्न हमारा पूछा गया था कि शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों, यहाँ पर देखिए ये बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालना था। ये हमने प्रकाश के बारे में पूरा बता दिया, यानी क्या प्रकाश है, एक प्रकार से पूरी विशेषताएं बतानी थी। पॉइंट के हिसाब से हमने बताया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बताइएगा। तो 8वां प्रश्न भी हमने बता दिया है। वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों के बारे में आराम से जान सकते हैं। समझ में आ गया? आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, उपलब्ध परीक्षणों के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। जो उपलब्ध परीक्षण है, परीक्षणों के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताना है। तो आंसर देखिए क्या है, ये देखिए, उपलब्ध परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों की क्षमताओं तथा योग्यताओं को ज्ञान कराना। दूसरा है, ये पता लगाना कि बालकों ने अर्जित ज्ञान को किस सीमा तक क्या है आत्मसात किया है, इसके बारे में बताना। तीसरा है, बालकों को अर्जित ज्ञान को उचित ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना। चौथा है, बालकों की उपलब्धि के सामान्य स्तर का निर्धारण करना। पांचवा है, ज्ञानार्जन के क्षेत्र में बालकों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना। 6 है, बालकों के ज्ञान की सीमा का मापन करना। जो बालकों के ज्ञान है, इनके ज्ञान के शिपन का एक प्रकार से ज्ञान को मापन करना कि कितना ज्ञान है अंदर। उसके बाद में देखिए 7वां है, ये ज्ञात करना कि बालक पाठ्यक्रम के लक्षणों या उद्देश्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं, इनके बारे में बताना है। और 8वां है, ये पता लगाना कि अध्यापक का शिक्षण किस सीमा तक सफल रहा, यानी जो अध्यापक का शिक्षण विधि ये किस सीमा तक सफल रहा, इसके बारे में बताना। समझ में आ गया? तो यानी जो प्रश्न हमारा पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि उपलब्ध परीक्षणों के मुख्य उद्देश्य बताइए। वो सारी चीज़ें उद्देश्य के बारे में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न में पूरा डिटेल में इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए, इतना ही आप लिख दीजिएगा। 6 नंबर एग्जामिनर आपको शिक्षा शास्त्र में दे देगा। समझ में आ गया? 6 नंबर आपका कोई भी नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है 10 नंबर प्रश्न। आखिरी प्रश्न भी है इस वीडियो का। मैं और भी प्रश्न लेकर आऊँगा जब आप कमेंट करेंगे। समझ में आएगा? हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो कंप्लीट आप लोग वॉच कीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए, व्यक्तित्व, यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रवृत्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं। 2 जो प्रवृत्तियाँ हैं ये सम्मिलित की जाती हैं। सबसे पहला है, व्यक्तिगत मूल्यांकन की स्वतंत्र सहचर विधि में 50 से लेकर 100 तक, यहाँ पर देखिए 50 से लेकर 100 तक उद्दीपक शब्दों की एक सूची प्रयोग की जाती है।
परीक्षक परीक्षार्थियों को सामने बैठाकर सूची का एक शब्द उसके सामने बोलता है। परीक्षार्थी शब्द सुनकर जो कुछ उसके मन में आता है कह देता है, जिन्हें लिख लिया जाता है और उन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ तो आप क्या स्टूडेंट है, मान लीजिए क्या है, मैं स्कूल में गया और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा कि व्यक्तित्व, तो यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। अब इसका आंसर आप हमें लोग क्या सुनाइए। तो इसी का बारे में बताया गया। तो इसी के बारे में मान लीजिए यहाँ पर बताया क्या गया है कि सामने बैठा है और उसकी सूची में से यानी किसी एक शब्द को उठाकर, मान लीजिए एक टॉपिक पर प्रश्न हमने पूछ लिया आप लोगों ने, तो उसके सामने जो परीक्षार्थी सुनकर जो कुछ भी उसके मन में होगा, यानी जो भी कुछ भी उसका आंसर पता होगा उसके बारे में वो हमें बता देगा। तो उसी के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है कि उसको प्रश्न का उत्तर याद है या नहीं है, वो किस प्रकार से ज्ञान का अर्जन कर रहा है, एक ज्ञान को किस प्रकार से वो प्रभावित कर रहा है। समझ में आ गया। तो इसके बारे में सबसे पहला ये एक इसका प्रवृत्तियाँ हो गया। दूसरा प्रवृत्तियाँ है स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण में है कि मनोचिकित्सक की एक महत्वपूर्ण विधि है। मनोविश्लेषणवादियों ने, यहाँ पर देखिए, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार स्वप्न मन में दबी हुई भावनाओं को उजागर करता है। स्वप्न जो दबी हुई भावनाओं को क्या है, उजागर करता है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपने सपनों को नोट करता है, व्यक्ति जो अपने सपनों को नोट करता जाता है और परीक्षक उसका विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। व्यक्तित्व की क्या एक प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो इसी को हम स्वप्न विश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। और मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा और एक महातांडव क्लास लेकर आने वाला हूँ शिक्षा शास्त्र के ऊपर। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। और महातांडव क्लास आए जिसमें हम 2 घंटे में पूरा बुक खत्म कर देंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो वो वीडियो भी आपका जल्दी आएगा। बस आप लोग कॉमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कॉमेंट आएगा उस टॉपिक